पहला हेडिंग लीजिए, केमिकल बॉन्ड। देखिए बॉन्ड क्या होता है। आपका आपकी मदर के साथ में बॉन्ड है, कोई रस्सी बांध रखी दोनों ने क्या? फिर क्या होता है बॉन्ड? बॉन्ड इज बेसिकली द अट्रैक्शन। बॉन्ड इज बेसिकली अट्रैक्शन। दो लोगों में अट्रैक्शन है तो उनके बीच में हम कह देंगे कोई ना कोई बॉन्ड है। क्लियर है? इसी तरह से जब दो एटम में कोई अट्रैक्शन होता है तो हम कहते हैं कि वो उन दोनों में क्या है? बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक एटम ये है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर घूम रहा है आउटर शेल। ये दूसरा एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन है, ये चारों ओर घूम रहा है। इसमें भी है इलेक्ट्रॉन बट मैं आउटर शेल की बात कर रहा हूं। होता क्या है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं। जब कभी ये अट्रैक्शन फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा आ जाता है तो हम कह देते हैं कि क्या स्टैब्लिश हो गया है? बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया। तो फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बनाइए। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्सेस लगते हैं। देखिए, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। पहली बात। दूसरी बात, अब आप कह रहे हो कि ये बॉन्ड बन गया है, एक एटम है, ये बी दूसरा एटम है। आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था कि एटम अनस्टेबल होते हैं सारे, है ना? एटम सारे अनस्टेबल होते हैं। तो एटम स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है? या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। तो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 282, इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन की बात करें या हीलियम की बात करें तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है। बेसिक बात यह है, 8 की बात भी छोड़ो, हर एक एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करता है कि नियरेस्ट नोबल गैस आ जाए। जैसे मैग्नीशियम कोशिश करेगा कि नियोन की तरह का कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, 2 और 8 हो जाए, फिर 2 डोनेट कर देता है। बट कार्बन जैसे कुछ लोग होते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये लोग डोनेट ही नहीं करते। हमने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड में, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, उतनी जनरली अवेलेबल नहीं है। और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए न्यूक्लियस के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि शेयरिंग करते हैं। तो 2 काम है, या तो डोनेट कर ले और एक्सेप्ट कर दे, या शेयरिंग कर ले। जब डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है, और जब शेयरिंग करता है तो कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। ये हमारा बेसिक 10th क्लास का होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है। कि अब ये सपोज करो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, या ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये दोनों अनस्टेबल है, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवानी है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 2 ही तरीके, या तो डोनेट और एक्सेप्ट कर ले तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि हम क्या बात करेंगे? शेयरिंग। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर के शेयर कर लेगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये एटम स्टेबिलिटी के लिए
एटम सारे अनस्टेबल होते हैं, तो दो ही काम कर सकता है, या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो ऐसे करता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर वो शेयर करता है तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। इस चैप्टर में हम आयनिक की बातें नहीं करेंगे, हम करेंगे शेयरिंग यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो बॉन्ड बनता है, और इसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक लाइन आपने लिख ली, दूसरी लिखिए। सॉरी, तो ये क्या था? अनस्टेबल। ये क्या था? अनस्टेबल। अब इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो ये कैसे हो गए? स्टेबल। क्लियर है? एटम अनस्टेबल था, बॉन्ड बनाया, स्टेबल हो गया। ये अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा थी। भाई केमिस्ट्री में या नेचर में जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल है, और जिसके पास एनर्जी कम है वो स्टेबल है। आपको खाना ही नहीं मिला, आपके पास एनर्जी नहीं बची, तो आप हिलोगे भी नहीं बेड से, और जब खा लिया पी लिया तो फिर आप नाक में दम करोगे दुनिया के। तो इसका मतलब यह है कि अगर स्टेबल है तो इसके पास लेस एनर्जी है, और इनके पास क्या थी? दोनों को मिलाकर के मोर एनर्जी थी। अगर इनके पास 100 जूल की एनर्जी थी तो इनके पास हो सकता है 60 जूल की एनर्जी। तो बाकी की कहां गई? 40 जूल कहां गई? रिलीज हो गई है कि नहीं? 100 जूल थी, 60 जूल बची, 40 इन्होंने निकाल दी। तो ये क्या हो गए? स्टेबल हो गए। अब आप कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड जब तोड़ना होता है तो एनर्जी दी जाती है। समझ रहे हो? तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है, अगर आपने तोड़ने के लिए दी है तो वो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जब बॉन्ड बना है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड बनेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तभी तो ये स्टेबल होगा। सपोज करो बॉन्ड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होता और इसमें 40 जूल और देते तो ये 140 जूल हो जाता, फिर आप कैसे कहते हो ये स्टेबल है? सुना? लिखिए दूसरी लाइन। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हैंस ये क्या थे? एटम। ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया है, कंपाउंड बन गया है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। हैंस मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन द एटम्स। और आइए अगला पॉइंट। आपको मैंने बताया था कि किसी भी एटम में शेल होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। इसका एक नाम और क्या है? वैलेंस शेल। और इनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वाला इसके अंदर वाला होता है तो इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। और इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी पेनल्टीमेट शेल। और ये आपका न्यूक्लियस। बॉन्ड फॉर्मेशन में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, ये तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहते हैं, तो ये तो शेयरिंग में जाता नहीं है। ठीक है, शेयरिंग में जाएगा ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, इन्हीं की शेयरिंग होगी जब भी होगी। इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बनाइए इसको और फिर लिखिए अगले पॉइंट में। लिखिए इसमें आउटर मोस्ट एंड पेनल्टीमेट शेल। हाँ ये भी सुनो, कई बार क्या होता है इन दोनों शेल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है कई बार। अब जब इन दोनों की एनर्जी सेम हो गई है तो ये दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। तो ये दोनों मतलब वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल, ये दोनों का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा। ठीक है, लिखिए outermost and penultimate shell are used। अगला पॉइंट, outermost and penultimate shells are used in bond formation, hence valency play important role in bond formation, hence
वैलेंसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बात समझ में आ गई? ओके, एक नई टर्म पढ़ेंगे हम लोग, कोवैलेंसी। हेडिंग डालिए कोवैलेंसी। कोवैलेंसी लिखिए इसमें इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स दैट एन एटम कैन फॉर्म, that an atom can form using its empty orbitals, using its empty orbitals. Hence covalency depends, hence covalency depends on empty and depends on empty or vacant orbitals also, vacant orbitals also. मैं एक तरफ नाइट्रोजन की बातें करूंगा, एक तरफ फास्फोरस की बातें करूंगा, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा 2 and 5 होता है, बट हम लोगों को पता है ये होता है 1s2, 2s2, 2p1। क्लियर? 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें सॉरी 2 2 4 5 3 8, हाँ ठीक है, ठीक, 2p3। क्लियर है? तो अगर हम बोले इसको, तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में है। आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है। अब क्या होगा? ठीक है, हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए, ये रहे, और ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो पेयर्ड है, तो इनको हम बोलेंगे लोन पेयर। हाँ, 1s ये रहा ना बीच में, वो नहीं बनाते ना, सिर्फ बाहर वाला ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ये है आपके पास क्या लग रहा है, लोन पेयर। अगर आपको 10th क्लास में किसी ने नहीं सिखाया तो ये होते हैं लोन पेयर। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, अपना एक इलेक्ट्रॉन है, अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, तो बन जाएगा आपके पास NH3। NH3 को देखोगे तो इसके पास, इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर और इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो अमोनिया के पास 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया है। अब कभी कभी क्या होता है कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो बना लिए और इसके पास ये 2 भी हैं। कभी कभी इस अमोनिया पर एक H+ अटैक करता है। मैं हाइड्रोजन के बारे में बताता हूं आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 1, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। ये एकमात्र ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो क्या बनाता है, H+। इसके पास प्रोटॉन कितना है, 1, इलेक्ट्रॉन 0, वो तो डोनेट कर दिया, न्यूट्रॉन 0। इसीलिए इसको हम लोग प्रोटॉन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें बचा ही क्या है, प्रोटॉन। ये बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो लगते हैं, ए का 1 इलेक्ट्रॉन, बी का 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप चाहते हो कि ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाए तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसके पास तो एक वैकेंट ऑर्बिटल है बस 1s1, और 1s1 से भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये 1s0 बच गया, यही तो है। तो ये बॉन्ड नहीं बना सकता। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, एक इसका और एक इसका, लेकिन इसके पास
ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट नाइट्रोजन के पास खुद का भी है और एक एक्स्ट्रा भी है। तो नाइट्रोजन इस केस में इस हाइड्रोजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की अनुमति दे देता है और एक और कंपाउंड बनता है NH4। बट आपने देखा इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखो किसी से भी बॉन्ड बनाता, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता तो खुद का 1 रुपया तो खर्च होना ही था, यहां भी 1 रुपया खर्च होना था, एक भी खर्च होना था। यहां पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो गया ही गया, साथ में एक एक्स्ट्रा भी शेयरिंग में चला गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेयर करने की वजह से इस पर आता है प्लस चार्ज और इसको आप बोलते हो अमोनियम, NH4 प्लस, सुना होगा आपने। अब मुझे बताइए, अब क्या नाइट्रोजन एक और बॉन्ड बना सकता है? अब नाइट्रोजन कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। क्लियर है? 3 कब बनाएगा? ग्राउंड स्टेट में, है ना? ग्राउंड स्टेट में 3 बनाएगा और एक और बना सकता है 4। इसका मतलब है कोवेलेंसी कितनी है? 4। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? 4। कोवेलेंसी क्या था? पढ़ के देखना। इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट कैन एटम फॉर्म। तो मैक्सिमम 3 और 3 के बाद 1। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? 4। पहले आप ये लिखिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। क्लियर? क्या तीसरे शेल में 2 ही सब शेल होते हैं? एक और होता है 3d, लेकिन वो खाली है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, पहला ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अगर हम फास्फोरस में देखें तो एक 3s2 है और 3p3 है और 3d खाली है। ये क्या है? लोन पेयर्स और ये आपके एक एक इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के पास में ये लोन पेयर और ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जब इसके साथ क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोरीन के पास एक एक 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और हो जाए, इसको इसके 8 हो जाएंगे। तो क्लोरीन फास्फोरस के साथ में एक बॉन्ड बनाएगा, 7 थे, एक ये वाला आ गया, 8 8 8। ये क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। और ये क्या बन गया? लोन पेयर। ओके, इधर देखो देखो देख लो आराम से आराम से। तो क्या लग रहा है कितने बॉन्ड बनाए फास्फोरस ने? 3। तो फास्फोरस के कितने बॉन्ड बने हैं? 3। बट अगर इस फास्फोरस को मैं एक्साइटेड कर दूं, कहीं से थोड़ी एनर्जी और मिल जाए, कि सर ये एनर्जी कहां से मिलेगी? याद है आपको मैंने बताया था कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी काम की होती है। इस एनर्जी से हो सकता है फास्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके 3d में चला जाए। है तो तीसरा शेल, तीसरे शेल में s, p और d की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 3s1, 3p3 और 3d1। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। फर्क पता लगा? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ये है, तो फास्फोरस के साथ क्या कहानी हो गई? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। तो एक इस क्लोरीन से,
एक इस क्लोरीन से, एक इस क्लोरीन से, एक इस क्लोरीन से, एक इस क्लोरीन से, और क्या बना लेगा? PCl5। क्या अब ये और भी बना सकता है क्या? नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P3, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P3, बट फास्फोरस की कोवेलेंसी कहां तक पहुंचती है? 5 तक, बट नाइट्रोजन की 4 तक ही पहुंचती है। क्या नाइट्रोजन NCl5 बना सकता है जैसे इसने PCl5 बनाया? नहीं बना सकता। पांचवा बॉन्ड कहां से बना लेगा? भाई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, दिक्कत वैकेंट ऑर्बिटल की है कि अगर मैं कहता कि इसको एक्साइटेड कर दो, नाइट्रोजन को एक्साइटेड कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालते कहां डालते? 3D है आपके पास? नहीं है ना, तो एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इसके पास। जिसकी वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर पाता है। लेकिन फास्फोरस के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ऐसा हो सकता है कि S से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के पिन डी में चला जाए और ये PCl5 बनाता है, और नेचर में देखने को मिलता है, PCl5 देखने को मिलता है। तो कहता है कि सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 नहीं होती है, यानी कि NCl5 नहीं बनता है, बट PCl5 बनता है। वजह है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर है? लिखिए। अच्छा, फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में क्या बना रहा है? PCl3 या PCl5? PCl3, और एक्साइट होने के बाद क्या बनाया? PCl5। लिखिए। जिसने नोट कर लिया है वो मुझे सल्फर के बारे में बताए। सल्फर मैक्सिमम कहां तक पहुंचा सकता है? ट्राई करके देखो। लिख लिया? तो एक लाइन लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। PCl5, क्वेश्चन लिखिए, PCl5 इज नोन बट NCl5 is not known. Why? ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। आंसर लिख लीजिए, आंसर लिखिए। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, it cannot expand its covalency, इतनी देर से कोवेलेंसी तो पढ़ रहे हैं यार। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एक सेकेंड, बट काटिए, कोवेलेंसी, हेंस NCl5 is not known, hence NCl5 is not known, NCl5 नहीं मिलता है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, phosphorus can expand its covalency, up to 5 and form PCl5 and can form PCl5 in its excited state। क्या लिखा है? एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी दे करके एक इलेक्ट्रॉन जंप कराते हैं। और आइए सल्फर के बारे में देखते हैं कि सल्फर क्या करता है। क्या
कहां तक? 6 तक। 6 निकला सबके? देखते हैं 8। देखते हैं सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया? 6 4 10 तो 12, 4 और बाकी है ना, है 10 16 है ना, 16 सल्फर, 6 4 10 2 12 और 4 16। क्लियर? इसके पास भी 3d0 होगा। सल्फर की ग्राउंड स्टेट पे चलते हैं। 3s2 लोन पेयर, 3p4 1 2 3 4 एक ये रहा लोन पेयर और 3d0। यानी कि सल्फर अगर हम देखें तो सल्फर के पास 2 लोन पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, जिससे ये बॉन्ड बना सकता है। तो सल्फर यहां पर 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है? और ऐसा कोई है एग्जांपल सल्फर का जिसमें ये 2 बॉन्ड बनाता हो? H2S बनता है, बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड। कितनी कोवैलेंसी आई? ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड करो, स्टार, स्टार का मतलब एक्साइटेड कर दिया आपने। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां आएगा। क्लियर है? रुक तो जाओ, पहले तो जो इसके पास है उसके पास से निकलेगा ना, कि पहले सबके अंदर वाले निकाल देगा। ये आया 3s2 3p4 3d1। अब सल्फर के पास 2 लोन पेयर 1 2 3 क्या हो गया 4 1 2 3 4 यही है। तो अब ये बनाएगा SF4 फ्लोरीन, मिलता है मार्केट में। कोवेलेंसी कहां तक पहुंची? 4। लेकिन अभी इसको भी एक्साइटेड कर सकते हो आप। तो इसको, ये है इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर इसको मैं एक बार और एक्साइटेड कर दूं, दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन भी जंप कर सकता है। तो यहां से जंप करा दिया, 3s1 बन गया, ये ऑलरेडी जंप्ड था 3p4 और ये एक और यहां से जंप होकर के यहां आ गया 3d2। अब सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना सकता है। और नेचर में जो इसका कंपाउंड मिलता है वो मिलता है SF6। SF6 का मिलना नेचर में ये बताता है कि सल्फर की कोवेलेंसी कहां तक जा सकती है? 6 तक। फास्फोरस की भी चली जाती बट इलेक्ट्रॉन नहीं था। हाँ हाँ, अबे सॉरी ना, तू नाराज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लिखिए इसको। ऐसे आयोडीन, आयोडीन 7 तक जाता है, IF7 बनता है। घर पे एक बार ट्राई करना IF7 बनाने की।